हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष सोपनराव सरनाइक, एमएस फार्मास्यूटिक्स। आई एम दी सीईओ ऑफ ओनली फार्मेसी। आज के वीडियो में हम फार्माकोकाइनेटिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हमने इस वर्ड को दो पार्ट में ब्रेक किया, एक फार्माकॉन और एक काइनेटिक, तो फार्माकॉन का मतलब क्या होता है? ड्रग होता है। और काइनेटिक का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। तो ड्रग का मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? ड्रग के मूवमेंट को हम बोलेंगे फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ओके, तो एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन का स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं। तो हमारा ड्रग हमारे बॉडी से लेके हमारे बॉडी के बाहर जाएगा, उसके टाइम कोर्स को हम क्या बोलेंगे? फार्माकोकाइनेटिक। ओके, इट रिफर्स टू टाइम कोर्स ऑफ ड्रग इन थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी। तो हमारा ड्रग बॉडी में आएगा, उसका एब्सॉर्प्शन होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा और एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी के बाहर जाएगा। इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं। अभी एब्सॉर्प्शन क्या होता है कि हमारा ड्रग साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर वो आईवी हो तो वो वेन उसकी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, उधर से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा। अगर हमारा टैबलेट हो तो टैबलेट हमारे ओरल कैविटी से लेके जीआईटी में जाएगा, जीआईटी में से उसका एब्सॉर्प्शन होगा, जीआईटी में उसका डिसोल्यूशन होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा पहले, डिसइंटीग्रेशन के बाद डिसोल्यूशन होगा, डिसोल्यूशन के बाद वो हमारे ब्लड में आएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगी टैबलेट की? ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी से लेकर हमारा ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में कैसे आएगा? ओके, जो आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एब्सॉर्प्शन बोलेंगे। तो एब्सॉर्प्शन क्या होता है? एब्सॉर्प्शन इज रिफर्स टू इट्स एंट्री फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये रिवर्सिबल ट्रांसफर होता है। किसका? ड्रग का। किधर? बॉडी कंपार्टमेंट में। तो जो बॉडी कंपार्टमेंट में ड्रग का रिवर्सिबल ट्रांसफर हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अभी मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म हमारे ड्रग का केमिकल अल्टरेशन होता है। तो हमारा ड्रग एक केमिकल फॉर्म से दूसरे केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो मेटाबॉलिज्म में बेसिकली क्या होता है कि मान लो कि हमारा ड्रग अगर हमारा कोई ड्रग एक्टिव हो तो उसको इनएक्टिव में कन्वर्ट करना, अगर हमारा ड्रग इनएक्टिव हो तो उसको एक्टिव में कन्वर्ट करना, अगर हमारा ड्रग एक्टिव हो तो उसको एक्टिव में कन्वर्ट करना। ओके, तो नॉन पोलर को पोलर में कन्वर्ट करना, ये सभी मेटाबॉलिज्म का काम होता है। तो एक्टिव को इनएक्टिव में कन्वर्ट करना एंड इनएक्टिव में कन्वर्ट करके ये बॉडी के बाहर निकाल देगा। तो कोई इनएक्टिव ड्रग होगा, मतलब ये प्रोड्रग बॉडी के बाहर इनएक्टिव रहते हैं, जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो एक्टिव बन जाते हैं। ये प्रोडक्ट के इसमें बहुत काम आता है। इसके बाद एक्टिव ड्रग को कोई ड्रग ऐसा रहता है वो एक्टिव रहता है, उसका मेटाबोलाइट भी एक्टिव रहता है। जैसे कि डायजेपियम का ऑक्साजेपियम, ऐसा कुछ मेटाबोलाइट रहता है। वो डायजेपियम भी एक्टिव है, उसका मेटाबोलाइट भी एक्टिव है। तो नॉन पोलर यानी कि ड्रग जो लिपिड सोल्यूबल है उसको वाटर सोल्यूबल बनाना, पोलर बनाना, ये सभी काम होता है मेटाबॉलिज्म का। ये केमिकल अल्टरेशन होता है बेसिकली। इसमें दो टाइप के रिएक्शन रहते हैं, फेज 1 और फेज 2। इसको आगे में देखेंगे हम। अभी एक्सक्रीशन क्या होता है कि इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल नहीं रहता। इस हमारे बॉडी में से ड्रग को कंप्लीटली बाहर निकालना, उसको हम क्या बोलते हैं? ओके, इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी, इसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक के जो पैरामीटर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डोसेज रेजिमेन में। ओके, तो डोसेज रेजिमेन मतलब क्या है कि कौन सा ड्रग, ओके, तो ड्रग है हमारा कोई, उसको दिन में कितनी बार देना है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके बाद उसका डोज क्या है, ओके, वो कौन से रूट से देनी है, ये सभी डोसेज रेजिमेन होता है। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए उसको डिटरमाइन करने के लिए फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका यूज़ करके हम डोसेज रेजिमेन को डिटरमाइन करते हैं। तो एब्सॉर्प्शन की मैंने पहले ही आपको डेफिनेशन बता दी थी। ये एब्सॉर्प्शन क्या होता है कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड में आएगा। तो अगर हमारा ड्रग हाइड्रोफिलिक है तो उसके लिए ड्रग का एब्सॉर्प्शन ये रेट लिमिटिंग स्टेप होगा, क्योंकि हाइड्रोफिलिक में ड्रग एब्सॉर्प्शन उसका रेट लिमिटिंग स्टेप होगा, यानी कि उस ड्रग का परमिएशन होना, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से वो अंदर जाना, ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा रेट लिमिटिंग स्टेप, परमिएशन। अगर हमारा लिपोफिलिक ड्रग होगा तो वो जल्दी से डिजोल्व नहीं होगा,
तो उसके लिए रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होगा, डिसोल्यूशन। रेट लिमिटिंग स्टेप मतलब क्या होता है कि जो सबसे स्लोवेस्ट हो उस इसमें। अभी मेरे को बताओ कि हमारा ड्रग अगर लिपिड सोल्यूबल हो, ऑयल सोल्यूबल हो, तो उसका वाटर के साथ घुलना बहुत जल्दी नहीं होता, उसके लिए बहुत टाइम लगता है उसका वाटर में डिज़ोल्व होना। तो इसके लिए लिपोफिलिक के लिए सबसे स्लोवेस्ट स्टेप कौन सी हो गई, उसका डिसोल्यूशन होना। ओके, और हाइड्रोफिलिक के लिए डिसोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, वो अच्छे से डिसॉल्व हो सकता है जल्दी में, मगर उसका जो एब्सॉर्प्शन जल्दी नहीं होगा, यानी कि परमेशन उसका जल्दी नहीं होगा, क्योंकि वो परमेशन का जो मेम्ब्रेन रहता है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, वो रहता है लिपोफिलिक। तो लिपोफिलिक ड्रग की इजीली एंट्री हो जाती है, हाइड्रोफिलिक ड्रग की एंट्री इजीली नहीं हो सकती। तो उसके लिए रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होगा, उसके लिए ड्रग का एब्सॉर्प्शन, ड्रग का परमेशन, ये क्या होगा, रेट लिमिटिंग स्टेप होगा। और अगर हमारा कंट्रोल रिलीज फार्मूलेशन है, तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए हमारा ड्रग रिलीज होना, ओके, तो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। कोई फार्मूलेशन है, किसी हमने एक फार्मूलेशन बनाया है कंट्रोल रिलीज का, तो उस फार्मूलेशन से हमारा ड्रग रिलीज होना, ये बहुत स्लोवेस्ट स्टेप होता है इसमें। तो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इसको बाहर निकलने में। एक बार बाहर निकल गया तो वो चलता रहता है उसका एक्शन। तो इसमें स्लोवेस्ट स्टेप क्या हो गई, ड्रग रिलीज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी में रेट लिमिटिंग स्टेप बोलते हैं। अगर हमने पार्टिकल साइज, दो केसेस है, अगर हमारे पास एक है हाइड्रोफिलिक ड्रग, ओके, हाइड्रोफिलिक ड्रग एंड एक मिनट, ऐसे नहीं, एक है हमारे पास हाइड्रोफिलिक ड्रग और एक है हमारे पास लिपोफिलिक ड्रग। अगर हमने हाइड्रोफिलिक ड्रग के केस में पार्टिकल साइज कम कर दी, ओके, पार्टिकल साइज कम कर दी, तो सरफेस एरिया क्या बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, और सरफेस एरिया बढ़ता है, ओके, तो एब्सॉर्प्शन भी बढ़ता है। पर लिपोफिलिक के केस में अगर हमने पार्टिकल साइज को कम कर दिया, तो सरफेस एरिया भी कम होगा और उसका एब्सॉर्प्शन भी कम होगा। अब भाई सरफेस एरिया क्यों कम होता है लिपोफिलिक के केस में, क्योंकि जब भी हम पार्टिकल साइज कम करते हैं तो लिपोफिलिक के केस में एग्लोमरेशन हो जाता है। तो एग्लोमरेशन होने के कारण सरफेस एरिया कम होता है, पार्टिकल पास पास आ जाते हैं और इसके कारण एब्सॉर्प्शन कम होता है। इसलिए हम ग्रिसियोफुलविन हमारा लिपोफिलिक ड्रग है और इसकी एक्वायस सोल्युबिलिटी बहुत कम है, तो उसमें अगर हमने उसकी पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा कम कर दी तो उस केस में उसका अच्छे से एब्सॉर्प्शन नहीं होगा। ओके, तो ये उसमें डिफरेंस है, यही इसमें मैंने बताया है इंग्लिश में। अभी क्या है कि डिक्रीज इन पार्टिकल साइज, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन डिसोल्यूशन एंड इंक्रीज इन एब्सॉर्प्शन, बट वाइस वर्सा इन केस ऑफ हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक के केस में इसके उल्टा होगा। तो ड्रग का मैकेनिज्म कौन कौन सा होता है, एक होता है पैसिव डिफ्यूजन, दूसरा होता है फिल्ट्रेशन, तीसरा होता है कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट और चौथा होता है स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। अभी एक एक को देखेंगे। अभी पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है कि हमारा ड्रग हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, ड्रग ट्रांसफर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अभी हमारा ये मेम्ब्रेन है, ओके, एक मिनट, मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ। तो ये हमारा मेम्ब्रेन है, ये हमारा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, ये है लिपोफिलिक मेम्ब्रेन, ओके। तो इधर हमारा ब्लड है, ओके, और इधर हमारा ड्रग है, ओके। तो पहले तो ब्लड में कुछ भी नहीं होगा ना, ओके, तो पहले तो ब्लड में कुछ भी नहीं होगा, ओके, पहले तो ब्लड में कुछ भी नहीं होगा, ओके। सारा ड्रग कहाँ पे होगा हमारा, सारा ड्रग हमारा इस साइड पे होगा, ओके। ये कहाँ पे, जीआईटी पे, ओके, हमारा ड्रग जीआईटी में है। अभी हमारा ड्रग इसको, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इधर जाएगा, ओके। तो इधर हमारा कम कॉन्सेंट्रेशन है ना, इधर कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो इधर क्या हो गया, लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ओके। और इधर क्या होगा, ड्रग ज़्यादा है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से हमारा ड्रग लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है,
तो इसके लिए कुछ एनर्जी नहीं लगेगी, वो ऑटोमेटिकली जाएगा। ओके, तो टाकी अगर मान लो कि ये टंकी है तो इसका पानी भर गया तो ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा ना। तो इसके लिए कोई हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। ओके, तो इससे भी एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग पे एक आदमी खड़ा है। अगर उसको हमने धक्का दे दिया तो ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा। इधर से उसने छलांग भी नहीं निकाली लगाई तो वो डायरेक्टली नीचे गिर जाएगा। पर उसको इधर से इधर ऊपर में जाना है तो उसको एनर्जी लगेगी, क्योंकि उसको ऊपर जाना है ना, उसको चल चल के जाना पड़ेगा। तो ऐसा ही होता है पैसिव डिफ्यूजन में, उसको हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग को लेना होता है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में हमारा ड्रग जाएगा तो उसके लिए कोई एनर्जी लगेगी। ओके, तो ये क्या होता है, टुवर्ड द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साइड में होता है। अभी इसमें कोई एनर्जी भी नहीं लगती जैसे मैंने बताया था। उसके साथ जो 90% ड्रग होते हैं हमारे बॉडी के, ओके, 90% जो ड्रग होते हैं हम जो लेते हैं, हमारे बॉडी में नहीं रहते पहले, हम जो लेते हैं तो वो सभी इसी मैकेनिज्म से काम करते हैं, इसी मैकेनिज्म से उसका एब्सॉर्प्शन होता है। अभी जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होते हैं उसका ही इस रूट से इस पैसिव डिफ्यूजन के मैकेनिज्म से उसका एब्सॉर्प्शन होता है। अभी फिल्ट्रेशन क्या होता है कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हमारा कैसा रहता है, सेमी परमेबल रहता है। ओके, तो उसमें क्या होता है, ये मेम्ब्रेन ही मान लो कि उसी रंग से करता हूँ उसको। ओके, तो मान लो कि ये हमारा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है। ओके, तो ये कैसा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है हमारा। तो ये सिर्फ क्या करेगा, ये सिर्फ जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग हो गए उसको ही एलो करेगा, वाटर सोल्यूबल ड्रग को ये एलो नहीं करेगा। ओके, ये एलो नहीं करेगा, तो ये सेमी परमेबल रहता है। पर इस मेम्ब्रेन में कुछ छोटे 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 पोर रहते। ओके, अगर हमारे ड्रग की पार्टिकल साइज इस पोर से कम होगी, ओके, तो ये हमारा है ड्रग। ओके, दिख रहा है ना, अभी बहुत ज़्यादा निकलता हो तब दिखेगा। अभी ये जो आपको डॉट दिख रहे हैं ये हमारा ड्रग है। इसकी पोर साइज, इसकी पार्टिकल साइज इस पोर से कम है तो ये इससे इजीली निकल जाएगा। अगर हमारे ड्रग की पार्टिकल साइज, अगर हमारे ड्रग का मोलिकुलर वेट, इस पार्टिकल साइज, इसकी पार्टिकल साइज अगर इस पोर से कम हो जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में है, तो ये हमारा ड्रग इधर से निकल जाएगा और इसको ही बोलते हैं हम फिल्ट्रेशन। ओके, स्मॉल पोर आर देयर इन मेम्ब्रेन. If the drug size is less than the pore of the membrane, then the drug can pass, and this process is called as filtration. और ये बेसिकली हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए रहता है। अगर हमारा ड्रग हाइड्रोफिलिक है और उसकी पार्टिकल साइज उस पोर से कम है, तो उस पोर से वो जल्दी जाएगा। अभी कैरियर मेडिटेड ट्रांसपोर्ट रहता है, उसमें क्या रहता है, ट्रांसपोर्टर रहते हैं। ओके, जो ड्रग को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और बेसिकली जो कैरियर रहती है, ट्रांसपोर्टर भी रहते हैं, और एक कैरियर क्या रहती है, प्रोटीन रहती है। ये क्या करते हैं, ड्रग को क्रॉस करते। तो बेसिकली क्या है कि ये हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ओके, और तो ये क्या है, हमारा ड्रग है। ओके, और ये है हमारा हरे रंग वाला प्रोटीन, ये हमारा ड्रग है। सॉरी, एक बार फिर से निकलता हूँ, अच्छे से दिखेगा वो। ओके, तो ये हमारा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, ये हमारा ड्रग है। उसके बाद ये हमारा प्रोटीन है, यानी कि ये हमारा प्रोटीन और कैरियर, ये कैरियर ही प्रोटीन होता है, प्रोटीन ही कैरियर होता है। ओके, तो ये क्या है कि ये ड्रग, ये प्रोटीन क्या करेगा, ये प्रोटीन ओके कि इस ड्रग के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये पूरा ड्रग प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स है इधर आएगा। ओके, ड्रग प्लस प्रोटीन आएगा इधर। तो इधर क्या होगा, ये प्रोटीन वाला कॉम्प्लेक्स ड्रग को इधर छोड़ देगा, ये इसको डिसोसिएट कर देगा, और प्रोटीन वो था, ये जो कैरियर था प्रोटीन, ओके, ये जो कैरियर था हमारा प्रोटीन, ये वापस अपनी जगह पे जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैरियर मेडिटेड डिफ्यूजन। अब ये दो टाइप का रहता है, इसमें एक एक्टिव डिफ्यूजन रहता है और एक रहता है पैसिव डिफ्यूजन। सॉरी, इस एक्टिव और इधर गलती से हो गया पैसिव, तो इधर क्या है, इधर है फैसिलिटेटेड।
ओके, फैसिलिटेटेड। ओके, पैसिव नहीं है इधर, पैसिव नहीं है, फैसिलिटेटेड है। तो फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो एक्टिव डिफ्यूजन में क्या होता है कि ड्रग हमारा लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। तो अभी एक बात बताओ, अगर आप नीचे में हो और आपको इस सीढ़ी से ऊपर जाना है तो आपको एनर्जी तो लगेगी। ओके, तो एक्टिव डिवीजन में क्या होता है कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन यानी कि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा, तो इसमें एनर्जी लगेगी हमको। देखो, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है, कैरियर हमारे ड्रग को लेता है और हमारे प्लाज्मा यानी कि ब्लड में क्या करता है, छोड़ देता है, मैंने पहले ही बताया था। और उधर छोड़ने के बाद वो अपने जगह पे आता है फिर से। तो यहाँ से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ड्रग और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनेगा और इधर आएगा ड्रग और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स, इधर वो ड्रग को छोड़ देगा और प्रोटीन वापस इधर आ जाएगा, यानी कि वो प्रोटीन क्या होता है, कैरियर होता है। अभी कैरियर क्या होता है, सैचुरेबल रहता है। ओके, तो ये जो कैरियर है ये कुछ सर्टन अमाउंट तक ही ड्रग को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। अगर उसकी कैपेसिटी के बाहर गया तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, यानी कि ये है सैचुरेबल। ओके, तो अभी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कुछ अलग होता है, इसमें भी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में हमारा ड्रग जाता है पर इसमें एनर्जी नहीं लगती है। ओके, तो ये टूवर्ड्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होता है, ये गलती से कुछ अलग लिख दिया मैंने। तो इसमें भी अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है पर इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है। तो इसमें भी बेसिकली क्या होता है कि ये जो हमारा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है इससे ही हमारा ड्रग इधर जाता है प्रोटीन के साथ। ओके, ड्रग हमारा प्रोटीन के साथ जाता है और इधर ड्रग को छोड़ देता है, प्रोटीन इधर वापस आ जाता है, पर इसमें एनर्जी नहीं लगती फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। और इधर भी कैरियर कैसा रहता है, सैचुरेबल रहता है। इसको हम बोल सकते हैं अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, तो ये मुझे पक्का मालूम नहीं है मगर बोल सकते हैं क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट जा रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, इधर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन है। अभी स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट में दो रहती है, एक रहता है फैगोसाइटोसिस और एक रहता है पिनोसाइटोसिस। ओके, तो फैगो का मतलब क्या होता है, खाना, पिनो का मतलब क्या होता है, पीना। तो फैगो मतलब क्या होता है कि सेल ईटिंग, और पिनोसाइटोसिस फैगो का मतलब क्या होता है, सेल ईटिंग, और पिनो का मतलब क्या होता है, सेल ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंकिंग। अभी इधर ही वैसा ही पता है मैंने। तो फैगोसाइटोसिस क्या होता है, इनवैजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अभी इसमें इनवैजिनेशन क्या है कि ये हमारा मेम्ब्रेन है। अभी इसमें क्या होगा कि इसका इनवैजिनेशन होगा, इसका मतलब क्या है, एक मिनट, इसका इनवैजिनेशन होना मतलब क्या है कि ऐसा हो जाएगा। ओके, इन अंदर ऐसा आएगा, ऐसा। ओके, इसका इनवैजिनेशन होना इसका मतलब क्या है, ये ऐसा हो जाएगा। ओके, तो इधर से हमारा ड्रग इधर आएगा और इधर से इसको खा लेगा अंदर में, इसका फैगोसाइटोसिस बनाएगा, इसका अंदर में आएगा ड्रग हमारा और इसको ईट कर लेगा। तो समझ गए होगे ना, नहीं समझे तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। तो इनवैजिनेशन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का ऐसा हो जाना। तो इधर हमारा ड्रग आएगा, इधर से अंदर आएगा। तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सेल ईटिंग। अब पिनोसाइटोसिस में सेम होता है, इनवैजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन, पर इधर ड्रिंकिंग होता है क्योंकि इधर फ्लूइड होता है, उधर सोल्यूट होता है उधर। ओके, इधर फ्लूइड होता है, उधर इधर फैगोसाइटोसिस में सॉलिड सब्सटेंस रहता है, सॉलिड, इसलिए उधर फिगोसाइटोसिस में, फैगोसाइटोसिस में सेल ईटिंग होता है और पिनोसाइटोसिस में सेल ड्रिंकिंग होता है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन इज रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम वन कंपार्टमेंट ऑफ बॉडी टू अनदर कंपार्टमेंट ऑफ बॉडी। तो बॉडी के कंपार्टमेंट में जो ड्रग का रिवर्सिबल ट्रांसफर हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अभी ड्रग हमारा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, बिटवीन द टिश्यू एंड ऑर्गन। ओके, तो अगर हमारे ड्रग की लिपिड सोलिबिलिटी ज़्यादा हो तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, अगर हमारे ड्रग की लिपिड सोलिबिलिटी कम हो तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। लोअर द प्रोटीन बाइंडिंग हायर द डिस्ट्रीब्यूशन, अगर प्रोटीन बाइंडिंग कम होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। कैसे होगा,
अभी मान लो कि एक प्रोटीन है, मान लो कि एक प्रोटीन है और इस प्रोटीन ने कुछ ड्रग, प्रोटीन के साथ कुछ ड्रग हमारे बाइंड हुए। ओके, तो प्रोटीन के साथ हमारे ये हरे रंग के ड्रग है। अबे जितना इसके साथ बाउंड होगा उतना कम डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये बाउंड वाला ड्रग डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं होगा ना। तो जब तक ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ओके, जब तक ये प्रोटीन इसको छोड़ेगा नहीं तब तक ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। यानी कि जितना ज़्यादा प्रोटीन बाइंडिंग उतना कम डिस्ट्रीब्यूशन, जितना कम प्रोटीन बाइंडिंग उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर डिपेंड रहता है? डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड रहता है हमारे पैथोलॉजिकल कंडीशन पे भी। कभी कभी कैसा रहता है कि कोई कोई टिश्यू की पैथोलॉजिकल कंडीशन बदल जाती है, तो उस कारण उस टिश्यू को नॉर्मल से भी ज़्यादा ड्रग लगता है। ओके, तो वो ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है, तो उस केस में भी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। और किसी किसी केस में क्या होता है कि टिश्यू की एफिनिटी कम हो जाती है पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण। तो कभी एफिनिटी कम होती है तो डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, और ज़्यादा होती है तो डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। तो ऐसा ही रहता है डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है डोज अपॉन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। कुछ कुछ मैसेज आते रहते हैं मेरे को, फेक होते हो। ओके, तो डोज अपॉन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको क्या करेगा, आपको फार्मूले में डोज देगा और प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन देगा और बोलेगा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। आपको फार्मूले में प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन देगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देगा और बोलेगा डोज क्या है। और आपको फार्मूले में आपको क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन में दिया जाता है। अभी आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया और आपको डोज भी दे दिया, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर लो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम होता है प्लाज्मा का जिधर हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा वेयर द ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी इसको हाइपोथेटिकल क्यों बोला है आपको अगले एग्जांपल में समझ जाएगा आप। तो क्लोरोक्विन का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है 13,000। तो इतना हमारे पास फ्लूइड भी नहीं है, उतना ज़्यादा उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है क्योंकि हमारे पास इतना हमारे बॉडी में फ्लूइड नहीं होता है। अगर हमारा ड्रग का लिपिड सोल्युबिलिटी ज़्यादा है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा, और अगर उसकी प्रोटीन बाइंडिंग कम होगी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। तो प्रोटीन बाइंडिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्ट्रीब्यूशन के, और लिपिड सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्ट्रीब्यूशन के। अभी मेटाबॉलिज्म इज केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि ये ड्रग का केमिकल अल्टरेशन होता है। तो एक फॉर्म, जो केमिकल फॉर्म रहता है मेटाबॉलिज्म में चेंज होता रहता है। अभी इसका मेन नियम क्या है मेटाबॉलिज्म का, कि ड्रग को वाटर सोल्यूबल बनाना। क्यों बनाता है ड्रग को वाटर सोल्यूबल? तो आपको पता है एब्सॉर्प्शन होने के लिए ड्रग का नॉन पोलर होना जरूरी है, और ड्रग का एक्सक्रीशन होने के लिए ड्रग का पोलर होना जरूरी है। तो ड्रग का पोलर यानी कि वाटर सोल्यूबल कब कौन करेगा? इसको मेटाबॉलिज्म करेगा। तो टू मेक द ड्रग एबल फॉर एक्सक्रीशन। ओके, तो ड्रग को वाटर सोल्यूबल बनाएगा तो ड्रग का इजीली एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो इसलिए मेटाबॉलिज्म उसको वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट करता है। तो ये मेन नियम रहता है मेटाबॉलिज्म का। तो मेटाबॉलिज्म किस किस लिए करते हैं हम? एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए, एक्टिव को इनएक्टिव में, एक्टिव को एक्टिव में, उसके बाद एक्टिव को इनएक्टिव को एक्टिव में। पहला क्या है? एक्टिव को एक्टिव में, दूसरा क्या है? एक्टिव को इनएक्टिव में, तीसरा क्या है? इनएक्टिव टू एक्टिव में। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रोड्रग बोलते हैं। ओके, इसको हम प्रोड्रग बोलते हैं। इनएक्टिव टू एक्टिव, पहले बाहर में इनएक्टिव रहते हैं, बॉडी में आने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म के बाद वो एक्टिव में कन्वर्ट होते हैं। उसके साथ ही नॉन पोलर ड्रग को पोलर बनाता है यानी कि वाटर सोल्यूबल बनाता है, और अनायनाइजर को आयोनाइजर में बनाता है, और आयोनाइजर मतलब क्या होता है? वाटर सोल्यूबल होता है। ये सभी काम होता है मेटाबॉलिज्म का। तो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन दो टाइप की रहती है, फेज 1 और फेज 2। अभी फेज 1 में कौन कौन सी आएगी? फेज 1 में कौन सी आएगी? फेज 1 में आएगी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लाइजेशन, डिसाइक्लाइजेशन। अभी ऑक्सीडेशन मतलब क्या है? ऑक्सीजन का ऐड होना। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल होना या हाइड्रोजन का एडिशन होना। हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या है? उसका हाइड्रोलाइसिस होना, उसके ऊपर वाटर ऐड होना। ओके, वाटर के प्रेजेंस में उसका हाइड्रोलाइसिस होना। साइक्लाइजेशन मतलब क्या है कि हमारा ब्रांच चेन कंपाउंड है
तो उसको रिंग चेन कंपाउंड में कन्वर्ट करना। अगर हमारा रिंग चेन डिसाइक्लाइजेशन क्या होता है कि जो रिंग वाला कंपाउंड है उसको वो ब्रांच चेन में कन्वर्ट करना। ओके, तो ये डिसाइक्लाइजेशन का काम होता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछेंगे जीपैट में कि मोस्ट कॉमन फेज 1 रिएक्शन कौन से, ऑक्सीडेशन है, और मोस्ट कॉमन फेज 2 रिएक्शन कौन से, ग्लूकोरोनेडेशन, उसके साथ ही ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन और सल्फेशन। ये क्या है, इसमें मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, फेज 2 मेटाबॉलिक रिएक्शन है। अबे ड्रग अफेक्टिंग दी मेटाबॉलिज्म, तो ड्रग अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म में क्या आता है, इनिबिटर और इंड्यूसर। तो कुछ ड्रग इनिबिटर रहते हैं ड्रग के, ड्रग मेटाबॉलिज्म के, और कुछ ड्रग इंड्यूसर रहते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म के। तो इनिबिटर में क्या आएगा, क्लोरामफेनिकॉल, एलोप्यूरिनल, सिमिटिडिन, माओ इनिबिटर मतलब मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन। और इंड्यूसर में क्या आएगा, फेनोबार्बिटोल, अदर बार्बिचुरेट, रिफेम्पिसिन, फेनेटोइन, इथेनॉल एंड कार्बामेजेपिन। अभी बेसिकली क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास कोई एक एंजाइम है, तो कौन सा एंजाइम है कि हाँ PD4 इनिबिटर है मान लो। ओके, तो इसका काम क्या रहता है, ओके PD4 है, अभी मान लो कि एक ड्रग है, उसका नाम क्या है, कैप्टोप्रिल। ओके, कैप्टोप्रिल है, तो ये क्या है, एंजाइम का इनिबिटर है, ये क्या है, एंजाइम का इनिबिटर है। तो कैप्टोप्रिल बेसिकली क्या करेगा, तो एक एंजाइम रहता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो इस एंजाइम का काम क्या रहता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करना, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करना। तो और इसका काम क्या रहता है, इसको कन्वर्ट करना, और इसको कन्वर्ट करने से एंजियोटेंसिन क्या करेगा, हाइपरटेंशन करेगा। ओके, मतलब ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। अगर हमने कैप्टोप्रिल दे दा, ओके, अगर हमने कैप्टोप्रिल दे दिया तो कैप्टोप्रिल क्या करेगा, इस एसी को इनिबिट कर देगा। तो एसी को इनिबिट करने से क्या होगा कि ये एंजियोटेंसिनोजन का कन्वर्जन एंजियोटेंसिन 1 में नहीं होगा, और एंजियोटेंसिन 1 में नहीं होगा तो हाइपरटेंशन नहीं होगा। तो ऐसा काम रहता है इनिबिटर का। ओके, और इंड्यूसर का कभी कभी इंड्यूसर भी देना पड़ता है किसी एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो इनिबिटर का अलग काम रहता है, इंड्यूसर का अलग काम रहता है। ओके, तो मान लो कि हमारे पास कोई एक ड्रग है, ओके, उसका मेटाबॉलिज्म कुछ कोई एक एंजाइम है एक्स नाम का। ओके, ये हमारा ड्रग है और उसका एक्स नाम के एंजाइम से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। अगर हमने उस इस एंजाइम का अगर हमने इनिबिटर दे दिया, ओके, ये एंजाइम क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म कर रहा है इस ड्रग का, इसका हमने अगर इंड्यूसर दे दिया तो इसका मेटाबॉलिज्म जल्दी होगा। ओके, हमको इसका डोज बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म जल्दी हो रहा है ना। और अगर इसका मेटाबॉलिज्म हम रोक रहे, इसको इसके साथ अगर हम इनिबिटर दे रहे, ओके, अगर इसके साथ अगर इनिबिटर दे रहे तो हमको इसका डोज कम करना पड़ेगा, क्योंकि इनिबिटर इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होने देगा, तो ज़्यादा फॉर्म में एक्टिव ड्रग हमारे पास रहेगा। ओके, तो इनिबिटर के केस में हमें क्या करना पड़ता है, डोज कम करना पड़ता है। अगर हमारे पास इंड्यूसर है तो हमको ड्रग को बढ़ाना पड़ता है। तो एक्सक्रीशन क्या होता है कि ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस रहती है ड्रग को बॉडी के बाहर निकालने की, इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी। तो अभी एक जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एब्सॉर्प्शन को छोड़ के बाकी जो सब आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पोजिशन बोलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लस मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्पोजिशन बोलते हैं। और अगर हमने इसमें से मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को ले ले तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इलिमिनेशन बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन इज कॉल्ड एज इलिमिनेशन। इसको याद रखना, जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी जो ड्रग पोलर रहते हैं, वाटर सोल्यूबल रहते हैं, आयोनाइज रहते हैं, वो हमारे बॉडी से एक्सक्रेट हो जाते हैं। तो एक्सक्रेशन करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। ओके, एक्सक्रेशन जो हमारे किडनी के थ्रू होता है ना, उसमें बहुत सारे एक्सक्रेशन के ऑर्गन रहते हैं, पर मेजर जो रहता है वो किडनी रहता है।
तो उसके थ्रू एब्सॉर्प्शन होने के लिए, सॉरी, उसके थ्रू एक्सक्रीशन होने के लिए, किडनी बहुत मेजर ऑर्गन रहता है एक्सक्रीशन का, तो इसके थ्रू एक्सक्रीशन करना है तो हमारे पास तीन है। ओके, तीन है प्रोसेस किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन करने के लिए: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का जो मेम्ब्रेन रहता है वो रहता है फेनेस्टेटेड, तो उसमें से सभी ड्रग पास हो सकते हैं, सिर्फ प्रोटीन बाउंड ड्रग छोड़ के। तो जो ड्रग हमारे प्रोटीन बाउंड है वो ड्रग इससे पास नहीं होगे। बाकी कोई भी ड्रग हो, हाइड्रोफिलिक हो, लिपोफिलिक हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी उससे पास हो सकता है। तो आपको इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तो इसमें कौन सा ड्रग नहीं जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से कौन सा ड्रग क्रॉस नहीं हो पाएगा, तो आपको बोलना है प्रोटीन बाउंड। ये आपका एक क्वेश्चन होगा जीपैट का। अभी आपको ऐसा ही पूछ सकते हैं कि किडनी का फंक्शन यूनिट क्या है, तो आपको बोलना है नेफ्रॉन है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का रेट क्या है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का रेट क्या है, 125 ml पर मिनट। तो वो 1 मिनट में 125 ml आ रहा है, तो एक दिन में कितना आएगा, एक दिन में आएगा 125, ओके, इंटू 60, मतलब 1 आवर का, ओके, इंटू 24, यानी कि 24 आवर का। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आएगा कितना आएगा, 180 लीटर पर डे। ओके, क्योंकि हम एमएल में कर रहे हैं, एमएल का अगर हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में तो 180 लीटर आएगा पूरा इसका कैलकुलेशन। तो एक दिन में इतना आता है। फिर एक दिन में हम इतना यूरिन नहीं करते, क्योंकि इसमें से 99% क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होता है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू। तो हमारा एक दिन में 1.8 लीटर यूरिन ही आता है, बाकी सब रीअब्जॉर्ब होता है। अभी ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन क्या होता है, इसमें से सिर्फ अभी तो ये जो नेफ्रॉन है, ओके ओके, ये अभी जो ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन के केस में क्या होता है कि ये सिर्फ क्या करेगा, ये सिर्फ एलो करेगा हाइड्रोफिलिक ड्रग को, और लिपोफिलिक ड्रग जो भी है तो उसको क्या करेगा, ब्लड में वापस से क्या करेगा, उसको ब्लड में रीअब्जॉर्ब करेगा। ओके, और वाटर सोल्यूबल ड्रग को वैसे ही पास होने देगा उधर से। ओके, तो लिपिड सोल्यूबल को वो रीअब्जॉर्ब करेगा और वाटर सोल्यूबल को वैसे ही पास करेगा, यानी कि उसका फिल्ट्रेशन होगा तो वो बाहर निकल जाएगा बॉडी के। तो पॉइजनिंग जो होती है एसिड ड्रग की, उस केस में हम बेसिक ड्रग देते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको, और 99% इसमें रीअब्जॉर्ब होता है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन के केस में। तो एक आपको एक कंसेप्ट बताना रह गया था मेरा। तो एसिड प्लस एसिड इज कॉल्ड एज अनआयोनाइज्ड फॉर्म, अनआयोनाइज्ड फॉर्म। बेस प्लस बेस इज इक्वल टू अनआयोनाइज्ड फॉर्म। अगर एसिड प्लस बेस होगा या बेस प्लस एसिड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आयोनाइज फॉर्म। अगर सेम इन्वायरमेंट होगा तो अनआयोनाइज्ड, अगर डिफरेंट इन्वायरमेंट होगा तो आयोनाइज्ड। अगर आयोनाइज्ड होगा तो जल्दी एक्सक्रीशन होगा, और अनआयोनाइज्ड होगा तो जल्दी एब्सॉर्प्शन होगा। तो पॉइजनिंग के केस में हम क्या चाहते, पॉइजनिंग के केस में हम चाहते हैं कि उसका एक्सक्रीशन हो, तो हम क्या करेंगे, एसिड ड्रग के साथ क्या करेंगे, अपोजिट वाला देंगे, क्योंकि उसका आयोनाइजेशन होगा। अगर उसका आयोनाइजेशन होगा तो बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ओके, आउट ऑफ बॉडी। और अगर वो बेसिक ड्रग है तो बेसिक ड्रग के साथ हम एसिडिक ड्रग देंगे, तो इसका आयोनाइजेशन होगा और वो बॉडी के बाहर निकल जाएगा। तो इसका यूज़ हम पॉइजनिंग के केस में भी करते। अभी ट्यूबुलर इस मतलब इस फंडामेंटल इसका फंडामेंट्स हम इसमें यूज़ करते ड्रग पॉइजनिंग के केस में। अभी ड्रग सिक्रेशन में क्या होता है कि इस ड्रग सिक्रेशन इज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। तो इसमें क्या होता है, हमारे मटेरियल का ट्रांसफर होता है किधर से, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से, कहाँ पे, रेनल ट्यूबुलर ल्यूमेन में, रेनल ट्यूबुलर ल्यूमेन में होता है। इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो इधर कुछ पंप रहते हैं जो हमारे ड्रग को सिक्रेट करते हैं। तो इसमें एग्जांपल क्या है, पेनिसिलिन इस रूट से सिक्रेट होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन से, इस मैकेनिज्म से। ये हो गया हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन। अभी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर में कौन कौन से आते हैं, सी मैक्स, टी मैक्स, AUC, ऑनसेट ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, टर्मिनेशन ऑफ एक्शन, थेरापेटिक रेंज, उसके बाद मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन, बायोअवेलेबिलिटी, सब थेरापेटिक लेवल। इन सभी को मैं आपको समझाऊंगा, ओके, एक ग्राफ के थ्रू। ओके, तो ये हमारा
ग्राफ है। तो ये कैसा होता है मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, इस ग्राफ के थ्रू। तो ये हमारा ग्राफ है। ओके, इधर हमारा टाइम है, इधर हमारा प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, तो इसको और अच्छे से निकालता हूँ मैं। ओके, पूरा दिखना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ओके, तो इधर हमारा टाइम है और इधर हमारा प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, तो सी मैक्स क्या होता है? मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। ओके ओके, तो ये हमारा हो गया एम ई सी, ये हो गया हमारा एम ई सी, और ये हो गया हमारा एम एस सी। तो एम एस सी मतलब क्या होता है? मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा तो ये टॉक्सिक हो जाएगा। ओके, तो ये समझ में आएगा आपको। एम एस सी क्या होता है? मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन। और एम ई सी क्या होता है? ये होता है ये मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। तो इतना कॉन्सेंट्रेशन लगेगा अगर हमें थेरापेटिक एक्शन चाहिए, तो हमारा ड्रग इस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, ओके, इस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जाना चाहिए, तो हमको हमारा थेरापेटिक इफेक्ट मिलेगा। अगर इसके कम में होगा, ओके, इससे कम होगा, तो हमें, इससे कम वाले को हम क्या बोलेंगे? एम से कम वाले को हम बोलेंगे सब थेरापेटिक लेवल। उसको हम क्या बोलेंगे? सब थेरापेटिक लेवल। ओके, तो अभी ये जो पीक है, ओके, इधर क्या है? इधर हमारा क्या है? सबसे ज़्यादा क्या है? इधर हमारा सबसे ज़्यादा एब्सॉर्प्शन है, तो इधर इसको हम क्या बोलेंगे? सी मैक्स बोलेंगे। और जिस टाइम पे हमें ये मिला है, ओके, जिस टाइम पे ये मिला है हमें एब्सॉर्प्शन, उस टाइम को हम बोलेंगे टी मैक्स। ओके, तो ए यू सी क्या होता है? ये जो कर्व होता है उसको हम बोलते हैं ए यू सी, एरिया अंडर द कर्व। और ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या किसको कहते हैं? इधर देखो, इधर अलग कलर से बताना पड़ेगा। ये जो है इधर, इधर से हमारा एक्शन स्टार्ट हुआ। ओके, इस पॉइंट पे हमारा ड्रग एमईसी को टच हुआ, मतलब इधर से हमारा थेरापेटिक एक्शन मिलना स्टार्ट हो गया। इसको हम बोलेंगे ऑनसेट ऑफ एक्शन। तो और हमारा जो एक्शन है ये इधर तक रह गया, तो इधर तक हमारा एक्शन रह गया। इसके बाद हमारा एक्शन नहीं होगा क्योंकि एमईसी से नीचे जाएगा। तो इधर से लेके इधर, यानी कि ये जो गैप है, इसको हम बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो टर्मिनेशन ऑफ एक्शन किसको बोलते हैं? ये पॉइंट, इसके बाद जो भी होगा, ओके, इस पॉइंट के बाद जो भी होगा, ओके, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ एक्शन। तो थेरापेटिक रेंज क्या रहती है? थेरापेटिक रेंज क्या रहती है हमारी? थेरापेटिक रेंज क्या रहती है? थेरापेटिक रेंज रहती है इसके बीच में। ओके, एमएससी और एमईसी के बीच में जो रहता है उसको हम बोलते हैं थेरापेटिक रेंज। तो टर्मिनेशन ऑफ एक्शन आपको समझ गया होगा। ये जो है इधर एमईसी से नीचे में आता है हमारा ड्रग बाद में, इसको बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ एक्शन। थेरापेटिक रेंज मतलब एमएससी और एमईसी के बीच में जो होता है क्या, उसको बोलते हैं हम थेरापेटिक रेंज। ओके, समझ गए सभी पैरामीटर। अभी मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन भी बताया मैंने, एमईसी, और मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन एमएससी भी बताया आपको। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है कि हमारा ड्रग किस रेट से और किस एक्सटेंट से हमारे ब्लड में आ रहा है। ओके, किस रेट से और किस एक्सटेंट से हमारे ड्रग में आ रहा है उसको बोलते हैं हम बायो अवेलेबिलिटी। सब थेरेपेटिक लेवल क्या किसको बोलते हैं हम? ओके, ये जो है सब थेरेपेटिक, इधर क्या है हमारा? इधर हमारा एमईसी है, एमईसी मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। इधर हमारा है मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन। तो ड्रग हमारा इसके बीच में रहेगा, इसको बोलेंगे थेरापेटिक रेंज। अगर हमारा ड्रग एमईसी से नीचे रहेगा उसको बोलेंगे हम सब थेरापेटिक लेवल। और ये जो एमएससी उसको बोलेंगे इतना कॉन्सेंट्रेशन को बोलेंगे हम मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर इससे ज़्यादा होगा तो टॉक्सिक हो जाएगा। तो ये था हमारा फार्माकोकाइनेटिक। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ऐड कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।